Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Arshna Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिट बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आए, नया कंटेंट कुछ भी हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर कि आपके टीजीटी पीजीटी होम साइंस, राइट, एंड टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड सीटेट एग्जामिनेशन के, ठीक है ना, इसके क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से, ठीक है ना. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास देन काइंडली लेट मी नो. आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, देन जो है आई विल ऐड यू इन माई क्लासेस. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. अभी हमारा 10th क्लास का 12th क्लास का हमारा हो चुका है. राइट, इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है. अभी 10th क्लास का यानी टीजीटी का, ठीक है, टीजीटी के मतलब जो कहने का मतलब 9th 10th क्लास के जो हमारी बुक्स है उसके चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं. राइट, तो बेटा यहाँ जो मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ वो क्वेश्चन के फॉर्म में दे रही हूँ, सो दैट डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आएगा आपका तो वही आएगा मल्टीपल चॉइस ही. बट मैं जो दे रही हूँ ये जो आपका कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, सो दैट आप क्वेश्चन को भी समझते जाएं और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए. राइट, और पूरा आपका पूरा सिलेबस कवर है, सो डोंट वरी अबाउट दिस. एंड सो लेट्स स्टार्ट. राइट, हम यहाँ पढ़ते हैं. राइट बेटा, मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में है. इसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके आगे दिन चलते हैं. पारिवारिक मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार करना चाहिए. इसका कारण यह है कि प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में समान रूप से नहीं होते. किसी माह में कम होते हैं तो किसी माह में अधिक. इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह में परिवार की आय भी समान नहीं होती. आय व्यय संबंधी इस अंतर के ही कारण कहा जाता है कि पारिवारिक मासिक बजट वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार किया जाना चाहिए. उपयुक्त विवरण द्वारा पारिवारिक बजट के निर्माण की प्रक्रिया के सैद्धांतिक पक्ष का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है. राइट, यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की प्राथमिकता भिन्न भिन्न होती है. अतः पारिवारिक बजट को व्यवहारिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जो हमारा बजट जो है मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट के पृष्ठभूमि में हो. राइट, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस, राइट, ऑफ फैमिली बजट. इससे होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए. ठीक है ना, इससे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं. सो और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बजट से न केवल गृहिणियाँ लाभान्वित होती हैं बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों एवं सरकार को भी लाभ होता है. अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए मतलब एज इट इज़ लाभकारी है, क्योंकि आप ही के सिलेबस को हम रिवाइज़ कर रहे हैं. और जो अभी लास्ट टाइम हमने रिवाइज़ किया वो 12th का सिलेबस था. तो चैप्टर वाइज आप इफ़ यू आर स्टूडेंट, राइट, यू नॉट अ टीचर, तब भी ये आपके लिए उतना ही रिलायबल होगा. राइट, चलो सो बल्कि इससे बजट न केवल गृहिणियाँ लाभान्वित होती हैं बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों, सरकार को भी लाभ होता है. भाई नेचुरल सी बात है. इकोनॉमिस्ट सारे हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स
जैसा कि इस चैनल का नाम ही है अर्चना इकोनॉमिका, राइट। तो होम साइंस तो मेरा सब्जेक्ट है एंड इकोनॉमिक्स इज माय सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स है, राइट, और होम साइंस भी है। सो डियर इकोनॉमिस्ट, आप तो जानते ही हैं बजट का कितना इम्पोर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, राइट। तो आपको तो समझना ही है। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को क्या लाभ होता है, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ चुका है, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 में, सब में। बजट बनाने से परिवार के लाभ का वर्णन। पारिवारिक बजट गृहिणी के आय व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, राइट। और घर का बजट बनाने के क्या लाभ है, एंजल के बजट नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट को विस्तार पूर्वक समझाइए। मतलब इतने फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी और भी है। घर के बजट के क्या लाभ है, एंजल के बजट सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, बजट के लाभ बताइए। तो चलिए सरकार, पारिवारिक बजट का महत्व या लाभ। पारिवारिक बजट की आर्थिक दशा का वह विवरण है जिसकी सहायता से गृहिणी परिवार के आय व्यय के संतुलन को बनाए रख सकती है। पारिवारिक बजट से न केवल गृहिणियां लाभान्वित होती हैं, गृहिणियां ही लाभान्वित होती हैं, बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों, सरकार को भी लाभ होता है। पारिवारिक बजट बनाने के अनेक लाभ हैं। कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं। गृहिणियों तथा परिवार को लाभ। पारिवारिक बजट से सर्वाधिक लाभ गृहिणियों और परिवार को होता है। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण निम्न है। अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक। पारिवारिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है कि अनावश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए। यदि सूझबूझ पारिवारिक बजट तैयार करके उसके अनुसार ही व्यय किया जाता है तो अनावश्यक पारिवारिक व्यय स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही व्यय का प्रावधान किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय में परस्पर संतुलन बना रहता है तथा गृह अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहती है। मितव्ययता की आदत के विकास में सहायक। चलिए, तो मितव्ययता की आदत के विकास में सहायक। यदि गृहिणियां पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार व्यय करती हैं तो व्यय की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। इससे मितव्ययता की आदत विकसित होती है। मितव्ययता स्वयं ही एक आर्थिक सद्गुण है, राइट, तथा इसके अनेक लाभ हैं। पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। पारिवारिक बजट के बनाने या उसके पालन करने की दशा में गृहिणियां अपने व्यय को निर्धारित सीमा में खर्च करती हैं। इससे गृह अर्थव्यवस्था के बिगड़ने और ऋणग्रस्तता के अवसर नहीं मिलते। परिवारजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। गृहिणी का कर्तव्य है कि वह परिवार के सभी सदस्यों की मुख्य आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति का ध्यान रखें। पारिवारिक बजट गृहिणी के अपने इस कर्तव्य के पूर्ति में सहायक होता है। वास्तव में पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर चलाने में सहायक होता है, राइट। पारिवारिक बजट में सहायक वही है, बचत जो है आवश्यक होता है। उत्तम परिवार के बजट में बचत का अनिवार्य रूप से प्रावधान है। इस प्रकार का बजट का पालन करके जो है बचत करने में सफल हो जाते हैं। रहन सहन के स्तर में उन्नत बनाने में सहायक। पारिवारिक बजट बनाकर गृहिणियां अपने पारिवारिक बजट को व्यवस्थित बना लेती हैं। उसके आधार पर सूझबूझ पूर्वक आय को इस ढंग से व्यय करती हैं जिससे परिवार के रहन सहन का स्तर ऊंचा बना रहता है। पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। सभी गृहिणियां चाहती हैं कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे, वातावरण बना रहे, इसलिए
पालन करने के लिए पारिवारिक बजट का निर्माण, उसका पालन इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है, राइट। अर्थशास्त्रियों को लाभ, नेचुरल सी बात है भाई, एज ए इकोनॉमिस्ट इस बात का मैं फेवर करूंगी कि आपका जो है बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। अर्थशास्त्रियों को लाभ, देश के अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट से लाभान्वित होते हैं। विभिन्न परिवारों द्वारा बनाए जाने वाले बजटों का व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस अध्ययन द्वारा उन्हें समाज में प्रचलित आय व्यय के प्रतिमानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी के विभिन्न प्रकार के नीतियों के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। अर्थशास्त्री इसी प्रकार की जानकारी के आधार पर आय व्यय कर, राइट, आय कर और व्यय कर संबंधी नीतियाँ बनाते हैं। नीतियों के समय विषय में सुझाव दे सकते हैं। पारिवारिक बजट के अध्ययन के आधार पर विभिन्न वर्गों के परिवारों को अपने रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए जा सकते हैं। समाज सुधारकों को सुधारकों का मुख्य कार्य है समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान ढूंढना। विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सीधा संबंध समाज के परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति से है। एक मिनट, जस्ट वेट। अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट हो गया डार्लिंग, ये आपका, राइट। आर्थिक स्थिति से होता है, उदाहरण के लिए गरीबी, ऋणग्रस्ता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन सभी समस्याओं के कारणों को जानने के लिए संबंधित वर्ग के परिवारों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। समाज सुधारक व्यवस्थित अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारण एवं उनके हल ढूंढा करते हैं, राइट। शासन को लाभ, पारिवारिक बजट के अध्ययन से शासन को भी लाभ होता है। देश की आर्थिक दशा को समझने के लिए, नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए तथा कर एवं बचत की योजनाओं को लागू करने के लिए पारिवारिक बजटों से पर्याप्त सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में प्रशासन दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय कर रहा है तो वहाँ शासन द्वारा इस प्रकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर में वृद्धि की जा सकती है। उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि पारिवारिक बजट से अन्य पक्षों की तुलना में सर्वाधिक लाभ गृहिणियों को प्राप्त होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट के सिद्धांत के आलोचनात्मक विवरण। बजट बनाने हैं तो एंजल का सिद्धांत, ठीक। अब एंजल का सिद्धांत क्या है? जर्मन के अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल, ठीक, पॉइंट शुड बी नोटेड, याद कर लीजिए। एंजल जो है कहाँ के थे? जर्मनी के। आपको वैसे नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद करो, एंजल जा है इसमें, जा जर्मनी, राइट, एंजल जर्मनी, कनेक्ट करके आप याद करने की आदत डालो। डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ने 1857 में 1857 में व्यय के विभिन्न मदों भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में बांटकर अपना नियम बनाया, राइट। जो कि उपभोग का नियम कहलाता है। एंजल के नियम को हम क्या कहते हैं बेटे? इकोनॉमिक्स के बच्चों, आपके लिए भी सेम बेनिफिशियल है, इसीलिए मैंने वीडियो में जो है इकोनॉमिक्स और होम साइंस दोनों सब्जेक्ट का नाम लिखा, राइट। सो 1857 में व्यय के विभिन्न मदों को भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में बांटकर अपना नियम बनाया, जो कि उपभोग का नियम कहलाता है। इसे ही एंजल द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहा जाता है, राइट। इसके अनुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। मतलब जैसे से एंजल ने ये बोला कि बेटा कि जैसे से हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे
हमारी फूड पर, हमारे जो उपभोग मतलब भोजन पर जो हमारा व्यय होता है, उस पर व्यय, उपभोग पर होने वाला व्यय कम होने लगता है, राइट। समझ पा रहे हो? भोजन पर हमारा व्यय कम होने लगता है। आय में परिवर्तन होने पर वस्त्रों पर होने वाला व्यय, आइए, लगभग समान रहता है। समझ पा रहे हो? मतलब वस्त्रों पर जो व्यय होता है वो लगभग समान रहता है। आय घटने या बढ़ने पर आवास, प्रकाश, ईंधन पर व्यय का प्रतिशत स्थिर रहता है। मतलब वस्त्रों पे भी स्थिर रहता है, आवास, ईंधन, प्रकाश, इन सब पे भी स्थिर रहता है, राइट। और भोजन पर हमारा व्यय कम होने लगता है। कम इन द सेंस कि हम खाना कम नहीं करते हैं, कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, वेजिटेबल नहीं ले रहे हैं, मिल्क नहीं ले रहे हैं, नहीं बेटा, नो नो नो। मतलब कहने का मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है ना। देखो, हमारी 10,000 इनकम थी, तो उस हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी हम फूड को देते थे सबसे पहले, ठीक। अब जितना देते हैं उतना तो हम देंगे ही देंगे, वो तो चलेगा, ठीक। बट जैसे इनकम हमारी बढ़ी ना, इनकम बढ़ी तो सारी चीज़ों में जैसे हमारा वो बढ़ गया, ठीक। भोजन में जो है वही बैलेंस डाइट, वही दो चपाती खाते हैं, 2 ही चपाती खाएंगे ना हम। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर हमारी रिक्वायरमेंट जो है 3 ग्लास मिल्क की है वनडे में, तो 3 ही ग्लास मिल्क लेंगे ना, 10 ग्लास नहीं पी पाएंगे। समझ पा रहे हो? ये चीज़ कह रहे हैं। तो उपभोग पर, उपभोग माने जो हम जो है कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खा पी रहे हैं, ठीक है, इस पर होने वाला व्यय कम हो जाता है, ठीक। और जो हमारा ड्रेस वगैरह है, वस्त्र, चूँकि थोड़ा सा ड्यूरेबल भी होते हैं ना वस्त्र, एक बार अगर अच्छे से ब्रांडेड कपड़ा ले लिया तो तुरंत ही तो आप फेंक दोगे नहीं, ठीक। तो लगभग स्थिर होता है। स्थिर का मतलब हाँ ठीक है, मतलब ना उस पर अचानक बढ़ जाता है ना कम हो जाता है। इनकम बढ़ने की बात हो रही है उस सिचुएशन में, राइट, ठीक। प्रकाश, लाइट भाई जितनी लग रही है उतनी ही लगेगी। आवास पे, घर पे जो खर्च लग रहा है उतना ही लगेगा, ठीक। लगभग स्थिर होता है, ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे आप फैशन देख के आप लगे हुए हो, वो अलग चीज़, नॉर्मल फैमिली की यहाँ बात हो रही है, ठीक है ना। आय बढ़ने पर शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सेवाओं पर प्रतिशत व्यय में वृद्धि हो जाती है। हमारा इनकम बढ़ता है तो हम सिर्फ कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ कपड़े खरीदने की, सिर्फ घर पे खर्च करने की नहीं। ये तो रिक्वायरमेंट पहले हमारा पूरा हो रहा था ना। समझ पा रहे हो? हम कर रहे थे। जो एक्स्ट्रा इनकम बढ़ता है वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम लगाते हैं, अपने एजुकेशन पे लगाते हैं, अपने एंटरटेनमेंट पे लगाते हैं, अपने हेल्थ पर एक्स्ट्रा केयर करते हैं, राइट। व्यक्तिगत पर्सनल सर्विसेज करते हैं, इन पर हमारा व्यय बढ़ता है, ठीक। आई होप मतलब एंजल के नियम इकोनॉमिक्स के बच्चों एंड होम साइंस के दोनों, ठीक, आप दोनों को ही क्लियर हो गया होगा एंजल के नियम, ठीक है ना। उपयुक्त नियमों के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि आय में वृद्धि की आय की वृद्धि मौलिक आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय के प्रतिशत को प्रभावित नहीं करती। मौलिक माने जो बेसिक हमारी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उनको उनका उतना उस पर इफेक्ट नहीं डालती हैं, ठीक। परंतु विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर आय की वृद्धि के साथ साथ व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है, ठीक है ना बेटा। डॉक्टर एंजल ने परिवारों को निम्न, मध्यम तथा धनी वर्गों में बांटकर इस बात का अध्ययन किया कि प्रत्येक वर्ग मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय उसकी आय का कितना प्रतिशत होता है, उनकी खोज की, राइट। चलो, सिद्धांत की अव्यवहारिकता या आलोचना। भाई देखो, कोई भी प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई भी सिद्धांत आता है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है, राइट। दोनों तरफ दो पहलू होते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव बता दिया इन्होंने कि जो आपके भोजन पर व्यय कम होता जाता है, वस्त्र पर, आवास पर, बिजली पर व्यय स्थिर रहता है, लेकिन आपकी विलासितापूर्ण आवश्यकता, आपकी जो है एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन हेल्थ पर, इन सब पे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ये तो हमारा ठीक है। अब बोला जा रहा है सिद्धांत की अव्यवहारिकता क्या है या इसकी आलोचना किस बेस पे हम करते हैं। सामान्य रूप से
एंजल द्वारा प्रतिपादित व्यवहारिक बजट का सिद्धांत पर्याप्त लोकप्रिय रहा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत को व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों ही रूप से दोषपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत की अव्यवहारिकता, ठीक है ना, और कमियों का विवरण जो निम्न है। देखो, भोजन के संबंध में मध्यम और धनी वर्ग को भोजन के लिए अधिक धन दिया गया है। ठीक, मध्यम व धनी वर्ग को भोजन के लिए अधिक धन दिया गया है, बोल रहे हैं ये। एंड आवासीय, धनी एवं मध्यम वर्ग का आवासीय किराया आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है, अपेक्षाकृत कम है। जो इन्होंने मतलब आवासीय किराए की बात की है, आवासीय खर्चे की बात की है, वो प्रेजेंट टाइम में मतलब मॉडर्न टाइम में जो है के अनुरूप मेल नहीं खा रहा है। आधुनिक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय किराए बहुत अधिक हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। स्वास्थ्य, शिक्षा, इन दोनों मदों पर मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, क्या नाम, मनोरंजन, इन पे जो है अधिक व्यय करते हैं, राइट। प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था पर होने वाले व्यय के प्रतिशत में वृद्धि आय की वृद्धि के साथ साथ होती है, ये बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब ये देखिए आप इस वे में देखो यार, क्योंकि एंजल कोई बजट का नियम, कोई रूल रेगुलेशन किसके लिए बनते हैं? पब्लिक के लिए बनाया जाता है, उन लोगों के लिए नहीं बनाया जाता है जिनकी ऑलरेडी मतलब इनकम हाई है, ठीक है ना। तो अगर अब ये टाटा बिरला जो है धीरू भाई अंबानी के लिए नहीं बनेगा, नॉर्मल पब्लिक के लिए बनेगा। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश व्यवस्था पर होने वाला व्यय वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। वृद्धि कैसे होगी भाई? हाँ ठीक है, जितना आपका लाइट का अरेंजमेंट होगा ना उतना ही तो लगेगा। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हो कि चलिए 5,000 का हम ये लाएंगे, ये बल्ब ऐसा वैसा लाइटनिंग की अरेंजमेंट, तो वो लग्जरी में आ जाएगा बेटा। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये कमी नहीं है, ये मतलब ठीक है, आलोचना करना अलग है, पर पॉजिटिव वे में आप देखो तो वो तो लग्जरी के लिए, तो उन्होंने ऑटोमेटिक बताया कि लग्जरी चीज़ों के लिए हमारा व्यय बढ़ता है, ठीक। अगर उस लेवल में देखोगी तो नहीं, नॉर्मली जितना हमें देखो भाई, लाइट की जितनी रिक्वायरमेंट मिडिल क्लास को होती है उतनी अगर इनकम बढ़ भी गई तभी लाइट तो उतनी ही लगेगी ना। हाँ, एक्स्ट्रा आप देते हो, इसका मतलब आप लग्जरी चीज़ों पे खर्च कर रहे हो, समझने की बात है बस। पारिवारिक बचत की अवहेलना, इन्होंने बचत का कोई प्रावधान नहीं किया। इनका एक जो है माइनस पॉइंट इसमें है, इन्होंने बचत का कोई प्रावधान नहीं किया। आधुनिक संघर्षों युग में बचत को अनिवार्य माना गया। तो ये हेडिंग्स मतलब सारे रट लेना, याद कर लेना बेटा, ठीक है। आप क्या सोचते हो प्रकाश व्यवस्था, वो आपकी थिंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन को चूंकि आपने आंसर लिखना है तो आप ये लिखना, पॉइंट लिखना, ठीक है ना। उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में एंजल का बजट संबंधी सिद्धांत पूर्णतः प्रासंगिक नहीं है। वास्तव में भिन्न भिन्न आय वर्गों के लिए आवश्यक मदों पर व्यय के प्रतिशत को निर्धारित करना कठिन है। उदाहरण के लिए वर्तमान परिस्थितियों में एक मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा अपनी आय के 12% में आवास सुविधा उपलब्ध करनी संभव नहीं है। इसी प्रकार धनी वर्ग द्वारा भोजन पर 50% व्यय नहीं होता। इसी प्रकार शिक्षा, मनोरंजन आदि के लिए निर्धारित प्रतिशत व्यय अपर्याप्त है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में एंजल का नियम व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, पारिवारिक आय व्यय का लेखा रखना क्यों आवश्यक है? तो सामान्य रूपरेखा भी प्रस्तुत कीजिए। परिवार का मासिक बजट के लिए वार्षिक आय व्यय का लेखा अथवा चार्ट बनाना आवश्यक है, इसकी पुष्टि कीजिए। आइए, प्रायः कम आय
अथवा धन के अव्यय के कारण पूर्वानुमान वास्तविक व्यय से बहुत कम होते हैं। अतः मासिक बजट में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके निराकरण के निम्न उपाय हैं। बजट की मुख्य मदें जैसे समाचार पत्र, आवासीय किराया ऐसी हैं जिन पर होने वाले व्यय को हम कम नहीं किया जा सकता। वस्त्र, उपहार, दान, मनोरंजन, ठीक, ऐसी मदें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं। भाई जरूरी नहीं हर रोज़ वस्त्र खरीदो, गिफ्ट हर रोज़ खरीदना जरूरी नहीं, दान हर रोज़ देते जाओ वो भी जरूरी नहीं, हर रोज़ एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाओ वो भी जरूरी नहीं, ठीक है ना। मितव्ययता से आवश्यक तत्वों का पालन कर धन का कम से कम व्यय कर अधिक मदों की पूर्ति की जा सकती है। परंतु उपयुक्त बातें तभी संभव हैं जब पारिवारिक आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाए, राइट। चलो फिर आपका आ गया प्रतिवर्ष बजट से आप क्या समझती हैं। 4800 आय वाले ऐसे परिवार का अनुमानित बजट बनाइए जो किराए के मकान में रहता है और उसमें पति पत्नी के अतिरिक्त 2 बच्चे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के बजट का नमूना बनाइए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कितनी बार आया है, 8 में भी, 11, 12, 14 में। प्रतिवर्ष बजट मॉडल अथवा आदर्श बजट को प्रतिवर्ष बजट कहते हैं। यह किसी विशिष्ट परिवार का बजट न होकर एक अनुमानित तथा सामान्य बजट होता है। प्रतिवर्ष बजट के आधार पर किसी भी विशिष्ट परिवार का बजट बनाया जा सकता है। प्रतिवर्ष बजट निर्माण के निम्न चरण होते हैं। प्रारंभिक विभाग, यह सूचना प्रधान चरण है। प्रारंभिक विभाग सूचना प्रधान चरण है। परिवार के सदस्यों की संख्या, विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय, बजट की अवधि, मासिक और वार्षिक इत्यादि सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अनुमान विभाग, इस चरण में उपभोग एवं व्यय के विषय में अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि परिवार विशेष के व्यय की विभिन्न मदों का अनुमान, उपभोग में आने वाली वस्तुओं की संख्या और मात्रा, वस्तुओं का मूल्य तथा उन पर किए जाने वाले कुल धन का पता लगाना। सारांश विभाग, बजट निर्माण के तृतीय चरण में निम्नलिखित 2 उपचरण होते हैं, राइट। सारांश विभाग, बजट निर्माण के तृतीय चरण में निम्नलिखित 2 उपचरण होते हैं। व्यय की विभिन्न मदों पर कुल आय का कितना प्रतिशत धन व्यय हुआ है, बजट के अंत में कितनी बचत हो पाई अथवा धन की कमी हुई है तो उसकी आपूर्ति किस प्रकार से हुई, राइट। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पारिवारिक बजट गृहिणी के व्यय को किस प्रकार नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। आय व्यय संतुलन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे उपाय। पारिवारिक बजट द्वारा गृहिणी के व्यय का नियंत्रण, घरेलू एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सामान्यतः गृहिणी का ही होता है। इसके लिए गृहिणी को व्यय करना होता है। आवश्यकताएं असीमित जबकि आय सीमित होती है, राइट। भाई हमारी मतलब रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में आपको बताया भी गया इकोनॉमिक्स वाले बच्चों कि हमारी रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स अनलिमिटेड होती है, राइट। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सूझबूझ तथा व्यवस्थित ढंग से व्यय करना आवश्यक होता है। पारिवारिक व्यय को